हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 का राज्य की प्रकृति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अध्ययन किया था। अब हम लोग राज्य के स्वरूप के संबंध में गांधीवादी दृष्टिकोण को समझेंगे। इस चैप्टर पर अभी तक जो क्वेश्चन आया है वह आप लोग नोट कर लीजिए कहीं। पहला है, भारतीय राज्य की प्रकृति के संबंध में गांधीवादी दृष्टिकोण पर आलोचनात्मक निबंध लिखिए। और सेकेंड क्वेश्चन है, मार्क्सवादी तथा गांधीवादी दृष्टिकोणों की तुलना कीजिए। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि गांधीवाद क्या है। गांधीवाद को समझे बगैर गांधीवादी दृष्टिकोण को समझना मुश्किल है। तो गांधीवाद संक्षेप में समझ लेते हैं। महात्मा गांधी के विचारों को गांधीवाद कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या गांधीवाद नाम की कोई वस्तु है? तो निश्चित रूप से गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने कोई निश्चित क्रमबद्ध राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। उनके अनुयायियों ने बिखरे अव्यवस्थित विचारों को संकलित करके क्रमबद्धता प्रदान की और उसे ही गांधीवाद के नाम से जाना गया, या उन्होंने ही गांधीवाद का नाम दिया। वास्तव में गांधीवाद तो जीवन का दर्शन है। यह जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और आधुनिक जीवन की समस्याओं को प्राचीन भारतीय दर्शन के आधार पर हल करने का प्रयास करता है। इसके बाद हम लोग भारतीय राज्य के स्वरूप के विषय में गांधीवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है राज्य की प्रकृति। गांधी जी का मत था कि राज्य हिंसा व पाशविक शक्ति का प्रतीक है। यदि सर्वोदय समाज बन सका तो उसमें किसी भी तरह की सरकार की आवश्यकता नहीं होगी। एक आदर्श समाज वह है जिसमें हर व्यक्ति अपना शासक होता है। गांधी जी ने इसे प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति कहा है। यह तो एक आदर्श स्थिति है। व्यवहारिक दृष्टि से गांधी जी राजसत्ता का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। उनका कहना था कि राजनीतिक शक्ति को असंख्य ग्राम समुदायों के बीच में बांट दिया जाए। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक पूर्ण गणराज्य होगा। प्रत्येक गांव की एक अपनी अलग विधानसभा होगी, एक अलग कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका होगी। ग्राम पंचायतों के ऊपर मंडलों की, उनके ऊपर जिलों की और जिलों के ऊपर प्रांतों की पंचायतें होंगी। सबसे ऊपर सारे देश के लिए एक केंद्रीय पंचायत होगी। गांधी जी ने इसे ही ग्राम गणराज्य कहा है। जहाँ तक संभव होगा प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे अन्न, वस्त्र, आवास, स्वच्छ जल, शिक्षा, चिकित्सा तथा सुरक्षा की व्यवस्था अपने आप करेगा। इस तरह से प्रत्येक गांव स्वावलंबी होगा। गांधी जी की संसदीय शासन के प्रति असहमति थी, वो इसके विरुद्ध थे। उन्होंने इसे बातचीत की दुकान कहा था। उनका मानना था संसद सदस्य स्वेच्छा से नहीं बल्कि नेताओं के कहने पर दलीय हित को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं, और यहाँ वे कभी कभी राष्ट्र हित की भी अवहेलना करते हैं, जो राजनीति के लिए ठीक नहीं है। सेकंड पॉइंट है पंचायती राज संस्थाएं। भारत में संसदीय लोकतंत्र की तो स्थापना की गई, लेकिन पंचायतों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई थी, क्योंकि भारत में ग्राम पंचायतों की परंपरा बहुत प्राचीन है। गांधी जी के सपनों के भारत में तो हर गांव में पंचायती राज स्थापित किया जाना था। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, उसमें कहा गया था कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य प्रभावी कदम उठाएगा। बलवंत राय समिति के द्वारा 1957 में पंचायती राज के लिए 3 स्तर के त्रिस्तरीय या 3 टायर सिस्टम की सिफारिश की गई थी। 93 में संवैधानिक संशोधन किया गया। उसके द्वारा 93 संशोधन के द्वारा 3 स्तरीय पंचायती संस्थाएं स्थापित की गई, जिसमें ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर इसकी अनुशंसा की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पंचायती राज निकाय में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के बाद हम भारत के असंख्य गांवों की तस्वीर बदल सकते हैं और गांधी दर्शन को सीमित रूप में ही सही लेकिन
साकार रूप देने का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकेंद्रीकरण। सार्वजनिक हित की दृष्टि से गांधी जी ने बड़े पैमाने पर उत्पादन का विरोध किया था। उनका विश्वास था कि मशीनीकरण से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण संभव है। प्रत्येक गांव अपने उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करेगा। गांधी जी मशीनीकरण या सभी बड़े उद्योग धंधों के विरुद्ध नहीं थे। उनका मानना था कि रेल, हवाई जहाज, कृषि के उपकरण आदि का उत्पादन तो मशीनों के माध्यम से ही संभव है, तो उनका उत्पादन मशीनों से ही होना चाहिए। भारत जैसे विशाल देश की आर्थिक समस्या के समाधान के लिए गांधी जी ने खादी और ग्रामोद्योग पर बहुत बल दिया, क्योंकि भारत में पूंजी की कमी और श्रम की अधिकता है। इसलिए यदि हम अत्यधिक मशीनीकरण को अपनाएंगे तो बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त गांधी जी वर्ग संघर्ष के भी विरुद्ध थे। उनका कहना था पूंजीपति स्वयं को अपनी संपत्ति का दृष्टि समझे और अपना धन लोक कल्याण के कार्य में लगाए। 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित हुई, जिसमें वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। गांधीवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार वैश्वीकरण की नीति खतरनाक साबित हो सकती है। उच्च विदेशी तकनीक के आगे हमारे उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। वर्तमान में आत्मनिर्भर बनो का नारा तथा वोकल फॉर लोकल की जो भावना गांधी जी के स्वदेशी व आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की ओर प्रभावी कदम है। नेक्स्ट है व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य। गांधी जी की कल्पना के राज्य में शासन या कानून जैसी वस्तु नाम मात्र की होगी। अधिकतर क्षेत्रों में लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे। गांधी जी ने लिखा है कि अहिंसा पर आधारित स्वराज्य में लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सच्चे अधिकार तो वही है जो अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करके प्राप्त किए गए हों। नागरिकता के अधिकार सिर्फ उन्हीं को मिल सकते हैं जो जिस राज्य में रहते हैं उसी की सेवा करते हैं। लास्ट पॉइंट है समाज सुधार के लिए सर्वोदय का सिद्धांत। सर्वोदय के सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी समाज सुधार की अवधारणा को बताते हैं। सर्वोदय का आशय है कि सभी की प्रगति। सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम चलाए थे, जिनमें छुआछूत का उन्मूलन, दलितों का उद्धार, गोरक्षा, शराब व अन्य मादक पदार्थों का विरोध, स्त्री शिक्षा का समर्थन, पर्दा प्रथा का विरोध आदि। इन सभी उस समय हमारे समाज में, भारतीय समाज में ये सभी बुराइयां प्रचलित थीं, जिनका उन्मूलन आवश्यक था। भारतीय संविधान के कई प्रावधान गांधी जी दर्शन से प्रभावित हैं और छुआछूत का उन्मूलन भी किया गया है। हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को सभी के लिए खोल दिया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में विशेष स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो गांधीवादी दर्शन में हमने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। अंत में गांधीवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन हम करेंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के इस दौर में हमारी विदेशी उत्पादों पर अत्यधिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत का सपना गांधी जी ने देखा था और आज हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के द्वारा उसी के अनुरूप औद्योगिक नीतियां बनाई जा रही हैं। भविष्य में इसके सुखद परिणाम हम सभी लोगों के समक्ष होंगे। साथ ही स्वदेशी, ग्रामीण रोजगार, भूमि सुधार आदि कभी अप्रासंगिक नहीं रहेंगे। हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि गांधीवादी मॉडल को अपनाकर ही अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ ये गांधीवादी दृष्टिकोण समाप्त होता है, जो राज्य के संबंध में उन्होंने अपने विचार रखे थे। इस यूनिट में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल देना। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरी यूनिट पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट संविधान से संबंधित है। थैंक यू।